आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो कई लोगों के मन में आता है। भारत के पास वो सब कुछ है जो एक ताकतवर देश में होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये अमेरिका या चीन की तरह एक सुपर पावर क्यों नहीं है? चलिए आज इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो ये सवाल तो बनता है ना? जब हम भारत की उपलब्धियों को देखते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक कामयाब स्पेस प्रोग्राम, न्यूक्लियर वेपन्स, तो ऐसा लगता है कि सारी चीजें तो हैं, फिर ऐसी कौन सी चीज है जो भारत को पीछे खींच रही है? और यहीं पर वो अजीब सी बात सामने आती है। एक तरफ ताकत के सारे पारंपरिक निशान मौजूद हैं और दूसरी तरफ ग्लोबल स्टेज पर वो दर्जा नहीं है। तो सवाल ये है कि ये सारी चीजें सुपर पावर के स्टेटस में तब्दील क्यों नहीं हो पा रही हैं? देखिए, सुपर पावर होने का मतलब सिर्फ बड़ी आबादी या झंडे लहराना नहीं होता। असल ताकत छिपी होती है टेक्नोलॉजी, पैसा, एनर्जी और सप्लाई चेन्स पर कंट्रोल में। जैसे अमेरिका डॉलर और मिलिट्री टेक को कंट्रोल करता है और चीन दुनिया की फैक्ट्रियों और शिपिंग को। असली खेल यहीं पर है। और ये हमें हमारी पहले स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम पर लाता है, ओनरशिप, यानी कि मालिकाने हक की कमी। इसे आप ऐसे समझिए जैसे एक किराएदार और एक मकान मालिक में फर्क होता है। ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है। भारत में दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो अक्सर विदेशी कंपनियों के लिए काम करते हैं। मतलब भारत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो खूब करता है, पर जिन प्लेटफॉर्म्स पर वो टेक्नोलॉजी चलती है उनका मालिक नहीं है। जरा सोचिए, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये वो कंपनियां हैं जो हमारी डिजिटल जिंदगी को चलाती हैं। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बुनियाद है और इनमें से कोई भी भारतीय नहीं है। तो बात सिर्फ इस्तेमाल करने की नहीं, बल्कि बनाने और मालिक होने की है। तो सवाल उठता है कि भारत इस सिचुएशन में पहुंचा कैसे? 1980 के दशक में जब चीन ने दुनिया की फैक्ट्री बनने का फैसला किया और एक जबरदस्त इंडस्ट्रियल बेस बनाया, तब भारत ने उस रास्ते को छोड़कर सीधे सर्विस सेक्टर में छलांग लगा दी। इससे पैसा तो बना, लेकिन राष्ट्रीय ताकत की वो नींव नहीं बन पाई जो फैक्ट्रियों से आती है। अब जब आप किसी चीज के मालिक नहीं होते तो उसके नतीजे भी गंभीर होते हैं, और ये हमें दूसरी बड़ी कमी की तरफ ले जाता है, सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता की कमी, जो एक मुश्किल दुनिया में दूसरों पर निर्भर रहने से पैदा होती है। ये लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। जब कोई देश अपनी सबसे जरूरी चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हो तो वो कमजोर हो जाता है। संकट के समय में वो सप्लाई रोकी जा सकती है और सारी ताकत हवा हो जाती है। और ये कोई छोटी मोटी चीज़ों की बात नहीं हो रही है। स्मार्टफोन और कंप्यूटर चिप्स से लेकर फाइटर जेट के इंजन और खेतों के लिए खाद तक, भारत बहुत ज़रूरी सामान के लिए इंपोर्ट पर बुरी तरह निर्भर है। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक कमजोरी है। और असली ताकत की पहचान यही होती है। जब दुनिया भर की सप्लाई चेन टूट जाती हैं, तो क्या कोई देश खुद को बचाने, अपने लोगों का पेट भरने और अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए ज़रूरी चीज़ें बना सकता है? सच्ची संप्रभुता यही है। डिफेंस सेक्टर को ही देख लीजिए, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत के पास बहुत बहादुर सैनिक हैं, लेकिन हमारे कई एडवांस्ड हथियार विदेशी टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। भारत सिर्फ पार्ट्स को असेंबल करता है, लेकिन जेट इंजन या एडवांस रेडार जैसी कोर टेक्नोलॉजी को डिजाइन और मैन्युफैक्चर नहीं करता। तो ये तो हुई बाहर की दुनिया पर निर्भरता की बात, लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है जो देश के अंदर है। चलिए अब देखते हैं कि हमारे अपने सिस्टम्स तरक्की के रास्ते में कैसे रुकावट बन रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। मान लीजिए कि किसी के पास सबसे बेहतरीन आइडियाज़ और सबसे टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन अगर सिस्टम ही उनके खिलाफ काम करें तो वो कामयाब नहीं हो सकते। ये कुछ ऐसा है जैसे आप ब्रेक लगाकर गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हों। जरा इस प्रक्रिया की कल्पना कीजिए। भारत में एक फैक्ट्री लगाना किसी बाधा दौड़ से कम नहीं है। दर्जनों परमिशन, लगातार इंस्पेक्शन और कभी न खत्म होने वाली देरी। ऐसे माहौल में इनोवेशन तो पैदा होने से पहले ही दम तोड़ देता है। और ये सारी समस्याएं असल में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ब्यूरोक्रेसी, धीमा और महंगा लॉजिस्टिक्स, एनर्जी के लिए इंपोर्ट पर निर्भरता और एक ऐसा कल्चर जो जोखिम लेने से डराता है, ये सब मिलकर एक दूसरे को और मजबूत करते हैं। और फिर आता है एक गहरा कल्चरल मुद्दा। अमेरिका में बिजनेस में फेल होना सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा माना जाता है, लेकिन भारत में ये एक बड़ी तबाही हो सकती है। तो जब देश के सबसे तेज दिमाग वाले लोग सुरक्षित सरकारी नौकरियों को चुनते हैं, तो उन एंटरप्रेन्योर्स की कमी हो जाती है जो अगला बड़ा इनोवेशन कर सकते हैं। तो इन सब चुनौतियों को देखकर क्या निष्कर्ष निकलता है? ये कहानी भारत की कमजोरी की नहीं, बल्कि उसके अधूरेपन की है। यही
इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। टैलेंट है, बहुत बड़ी आबादी है और बड़े-बड़े सपने भी हैं। लेकिन वो नींव यानी इंडस्ट्रियल ताकत और टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल वाली नींव अभी भी बन रही है। ये एक लाइन भारत की आज की स्थिति को शायद सबसे अच्छे तरीके से बताती है। क्षमता बहुत है, लेकिन स्ट्रक्चर अभी पूरा नहीं हुआ है। ये एक सुपर पावर बनने की राह पर तो है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। और यही वो सवाल है जिसके बारे में सोचना जरूरी है। इन स्ट्रक्चरल कमियों को दूर करने और भारत की पूरी क्षमता को हकी